हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन में प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर को देखा था। आज हम लोग यूकैरियोट जीन स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ डीएनए सीक्वेंस ही नहीं होते, यहाँ क्रोमेटिन का पैकेजिंग, हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इंट्रॉन एक्सॉन का प्रेजेंस और कई रेगुलेटरी रीजन एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं है, बल्कि ये पूरी रेगुलेटेड यूनिट है। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि प्रोकैरियोट में था, उसी तरह यहाँ भी एक प्रोमोटर रीजन है, 5' यूटीआर है, कोडिंग सीक्वेंस है। यहाँ गैर करने की बात यह है कि कोडिंग सीक्वेंस में एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन भी है, जबकि प्रोकैरियोट में मोस्टली क्या होते थे, एक्सॉन होते थे। उसके बाद 3' यूटीआर है, फिर टर्मिनेटर रीजन है। तो इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये यूकैरियोटिन जीन प्रोकैरियोट से क्यों ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसमें इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं और मल्टीपल रेगुलेटरी सीक्वेंस होते हैं, और वहां कोई क्रोमैटिन जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता था, जबकि यूकैरियोट में क्रोमैटिन बनता है। तो सबसे पहला जो रीजन है उसको क्या कहते हैं, प्रोमोटर रीजन, जहां से हम लोग बात शुरू करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट के केस में था, ये भी कहाँ होगा, अपस्ट्रीम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उससे पहले हमेशा प्रमोटर होता है। इसमें दो तीन तरह के प्रमोटर होते हैं जो प्रोकैरियोट से थोड़ा अलग है। इनमें कोर प्रमोटर होते हैं, जिसमें एक है टाटा बॉक्स, कैट बॉक्स, जीसी बॉक्स और इनिशिएटर एलिमेंट। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके साथ क्या होते हैं, एनहांसर एंड साइलेंसर, जो क्या है, डिजिटल रेगुलेटरी एलिमेंट। ये जो है, ये अपस्ट्रीम में होते हैं, जहां से शुरू हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन उससे पहले होते हैं, या डाउनस्ट्रीम में भी हो सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कि अपस्ट्रीम में हो, या इंट्रॉन के बीच में भी होते हैं। एनहांसर क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, किसके मदद से, एक्टिवेटर प्रोटीन के। और साइलेंसर क्या है, सप्रेस करेंगे, किसके मदद से, रिप्रेसर के मदद से। और ये डीएनए लूप बनाता है, जिसको आगे के स्लाइड्स में समझेंगे। इसके बाद 5' यूटीआर आता है, जो नॉन कोडिंग रीजन है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स के पहले आता है। इसमें प्रोकैरियोट के तुलना में ज्यादा रेगुलेटरी मोटिव्स होते हैं, जो मैसेंजर आरएनए के स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन में मदद करते हैं। इसके बाद जैसे प्रोकैरियोट में था, वैसी तरह कोडिंग सीक्वेंस होगा, जिसमें एक्सॉन्स होंगे जिससे प्रोटीन बन सकते हैं, और इंट्रॉन होंगे जो नॉन कोडिंग रिटर्न है। फिर आता है 3' यूटीआर, जैसे प्रोकैरियोट में था उसी तरह है। इसमें भी कुछ खास तरह के सिग्नल्स होते हैं, जैसे पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल, एमआईआरएनए बाइंडिंग सिग्नल। इनको आगे के स्लाइड में धीरे धीरे समझेंगे। एक और अंतर है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, इसमें पॉली एडिनाइलेशन साइट्स होते हैं, जिसमें पॉली ए टेल ऐड होते हैं, जो मैसेंजर आरएनए को स्टेबलाइज, रेगुलेट, एक्सपोर्ट और ट्रांसलेशन में मदद करता है। हम आपको याद होगा कि प्रोकैरियोट में जहां आरएनए बनता था वहीं प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट होता था, ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड था ट्रांसलेशन से। लेकिन यूकैरियोटिक के केस में ये नहीं होता, न्यूक्लियस के अंदर आरएनए बनता है, फिर वो ट्रैवल करके बाहर एक्सपोर्ट होता है। तो ये पॉली ए टेल बहुत जरूरी होता है इसके एक्सपोर्ट में। कुछ और रेगुलेटरी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इंटुलेटर, एलसीआर, एपिजेनेटिक्स मार्कर। इसको किसी और वीडियो में जीन रेगुलेशन में इनको डिटेल में देखेंगे। अब हम वापस अपने यूकैरियोट जीन के प्रमोटर स्ट्रक्चर पर आते हैं। प्रोकैरियोट के कंपेयर में इसमें कई सारे प्रमोटर्स होते हैं, कुछ प्रॉक्सिमल प्रमोटर होते हैं, कुछ डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होते हैं। एक एक करके सबको समझेंगे। इसमें कई तरह के प्रमोटर है। तो पहले प्रमोटर्स को क्या कहते हैं, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स, जिसमें सबसे पहला नाम किसका आता है, टाटा बॉक्स का। इसमें कौन सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो हमेशा कौन सा होता है, कंसेंसस सीक्वेंस, जो बदलता नहीं है। इसमें TA और ये कहाँ लोकेटेड है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स के 25 से 30 बेस पेयर पहले। इसका क्या फंक्शन होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोट में कि जहां बाइंड होता था
प्रमोटर उसका क्या फंक्शन होता था, आरएनए पॉलीमरेज उससे बाइंड करता था। उसके केस में सिग्मा फैक्टर बाइंड करता था। यूकैरियोट में कौन बाइंड करेगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। और ये क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D का पार्ट होता है, सब यूनिट होता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक अंतर है कि यहाँ टाटा बॉक्स में बाइंड करेगा, वहां दूसरे रीजन थे। बाइंड करने के लिए कौन बाइंड करेगा, वहां सिग्मा फैक्टर करता था, यहाँ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, क्योंकि सीक्वेंस का TA है, उसी के अनुसार उसका प्रोटीन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है। जिससे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज करेक्टली यहाँ बैठ जाएगा। तो टाटा बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि प्रमोटर में इंपॉर्टेंट कौन है, टाटा बॉक्स, क्योंकि यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। फिर एक आता है इनिशिएटर एलिमेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जानना चाहते हो जान सकते हैं। ये भी कहाँ होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट पे ही होता है। इसके भी कुछ सीक्वेंस है, कंसेंसस सीक्वेंस, ये याद करने का जरूरत नहीं है। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्ट करता है, टाटा बॉक्स के बगैर भी, ना भी हो तो ये खुद से कर सकता है। इसके साथ ही एक और फैक्टर होता है BRE। जैसे यहाँ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ा था किससे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D के सब यूनिट से। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B होता है, उसके रिकॉग्निशन के लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, BRE। ये कहाँ पाया जाता है, टाटा बॉक्स के बगल में ही पाया जाता है। इसके भी कुछ कंसेंसस सीक्वेंस है, याद रखने का जरूरत नहीं। ये बाइंडिंग साइज किसको देता है, TF2B। ये TF2B, TF2D, ये सब क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट में सिग्मा फैक्टर अकेले काम करता था, लेकिन यूकैरियोट में सिग्मा फैक्टर नहीं है। इसके जगह कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है। कई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं। तो अभी तक हम लोग दो के बारे में जाने, TF2D और TF2B, जो प्रमोटर रीजन में जुड़ता है, जिसकी मदद से क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज करेक्टली यहाँ बैठ सकता है। कोर या प्रॉक्सिमल प्रमोटर को छोड़कर कुछ डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट भी होते हैं, जो कहाँ रहते हैं, डाउनस्ट्रीम, मतलब जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है उसके बाद मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, +28 to +32 बेस पेयर में स्टार्ट साइड से। ये भी INR जो है और टाटा के बगैर भी काम कर सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कुछ क्या होते हैं, प्रॉक्सिमल प्रमोटर एलिमेंट होते हैं। अभी तक हम लोग टाटा का बात कर चुके हैं, BRE का बात कर चुके हैं, INR का बात चुके हैं, DPA का बात सुने हैं। इसके अलावा भी दो सीक्वेंस यहाँ लिखा है, इसको प्रॉक्सिमल कहा गया क्योंकि ये थोड़ा इससे दूर है। ये करीब -50 से 200 बेस पेयर के बीच में होते हैं। ये भी ट्रांसक्रिप्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। कैट बॉक्स कहाँ होता है, -70 बेस पेयर पे। ये भी क्या करता है, अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है। उसी तरह GC बॉक्स है जो -100 बेस पेयर पे है, ये SP1 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है। तो इसमें कई प्रकार के प्रमोटर है, रीजन है जो इंपॉर्टेंट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को बाइंड करने के लिए, जो अल्टीमेटली क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट करेगा। तो आपको क्या याद रखना है, टाटा बॉक्स याद रखना है, कैट बॉक्स, GC बॉक्स। बाकी ये सब याद ना भी रखे तो कोई दिक्कत अभी नहीं होगा। कुछ डिजिटल प्रमोटर भी होते हैं जो दूर रहकर 1000 बेस पेयर दूर पर भी होते हैं, और किसी तरह एक्टिवेटर और रिप्रेसर से इसका मदद करते हैं। कुछ देर बाद ही इस पे हम लोग देखेंगे कि ये कैसे करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ डिजिटल एलिमेंट होते हैं जो दूर रह के भी काम करते हैं। उनमें से एक कौन होता है, इनहैंसर, जो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। 1000 बेस पेयर वे में दूर रह के भी कर सकता है। ये कैसे करता है अभी देखेंगे। यहाँ प्रमोटर है, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और ये बहुत सारे बेस पेयर दूर पे इनहैंसर है। ये क्या करता है, एक लूप बना के इसके पास में आ जाता है और कुछ और फैक्टर्स रिक्रूट करता है, जिससे ये क्या करता है, इसको जोड़ने में मदद करता है और ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। तो ये किसका काम कर रहा है, एनहांसर का बाय एक्टिवेशन का। इसी तरह बहुत दूर पे क्या होते हैं, साइलेंसर होते हैं, जो कुछ रिप्रेसर बनाते हैं, जो आके यहाँ बैठ जाएंगे और पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज को काम करने से रोकेंगे।
किसके द्वारा? रिप्रेशन के द्वारा। जो मोस्टली साइलेंसर होते हैं उन्हें सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंस कहते हैं, क्योंकि ये इनके सामने होते हैं। ये इन्हांसर की तरह है, लेकिन कहाँ होते हैं? अपस्ट्रीम में भी हो सकते हैं, डाउनस्ट्रीम में भी, और इंट्रॉन के बीच में भी होते हैं। ये कैसे काम करते हैं? ये कुछ और तरह के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिससे को रिप्रेसर कहते हैं। इनसे क्रोमैटिन ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है और उससे एक्ट्रोक्रोमैटिन बनता है। इस टेबल में आप इनहेंसर और साइलेंसर के बारे में और देख सकते हैं कि इनहेंसर क्या करता है? इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन, साइलेंसर डिक्रीज करता है। ये एक्टिवेटर या को एक्टिवेटर बनाता है, ये रिप्रेसर या को रिप्रेसर बनाता है। ये ओपन क्रोमैटिन करता है, यूक्रोमैटिन मतलब डीएनए से आरएनए बनता है, और कंडेंस करता है, रोकता है तो डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा। दोनों अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं। तो प्रमोटर रीजन के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है उसको क्या कहते हैं? 5' अनट्रांसलेटेड रीजन। ये भी कुछ कुछ यूकैरियोट में भी ऐसा पाया जाता है। इसमें जो खास है, इसका रेंज कितना होता है? 50 से 500 न्यूक्लियाइड तक। इसमें काफी ज्यादा रेगुलेटरी चीजें होती है जो वहां पे नहीं थी। इसमें कई रेगुलेटरी मोटिव्स होते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, और कई सिग्नल रेगुलेटरी सिग्नल्स होते हैं। अब एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला क्या है इसमें? कैप स्ट्रक्चर। जैसे पहले बताया गया था प्रोकैरियोटिस केस में कि डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन से, और फिर उससे डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो गया। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा और प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में। तो जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें एक कैप लगाया जाता है। तो उस कैप का जो सीक्वेंस है वो कहाँ होता है? 5' अनट्रांसलेटेड रीजन। ये कैप से कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, लेकिन ये क्या करेगा? को ट्रांसक्रिप्शन, ही ट्रांसक्रिप्शन के समय इसको ऐड किया जाएगा कि बाद में इसमें कैप लगाया जाए। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, जो आरएनए बनता है उसको काट देते हैं। अगर ये कैप पहना रहे आरएनए तो उसको नहीं काट पाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। इसका एक और रोल है, ये बाइंडिंग साइट देता है किसके लिए? EIF4E एक फैक्टर होता है, इलोंगेशन फैक्टर होता है, किसमें? ट्रांसलेशन में। जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब ये फैक्टर दिखेगा। तो ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना। उस समय ये कैप से आके जुड़ जाता है ये फैक्टर, जिसके वजह से ट्रांसलेशन पॉसिबल है। अगर ये कैप न हो तो वो नहीं जुड़ पाएगा। तो ये जो एरिया है 5' यूटीआर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए? कैपिंग के लिए। हम लोग प्रोकैरियोट के केस में पढ़े थे कि एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिससे आके राइबोसोम बाइंड करता है, तभी उसमें ट्रांसलेशन होता है। उसी तरह का सीक्वेंस 5' यूटीआर में भी पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? कोजैक कंसेंसस सीक्वेंस। ये क्या है? राइबोसोम बाइंडिंग साइट है यूकैरियोट के केस में। अगर ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो राइबोसोम का 40th सब यूनिट बाइंड ही नहीं करेगा। तो ट्रांसलेशन के केस में यही एरिया मैसेंजर आरएनए का होता है जहां से आके राइबोसोम बाइंड करता है। इसके बाद क्या होता है? अपस्ट्रीम AUGs एंड अपस्ट्रीम ओपन रीडिंग फ्रेम। ये ओपन रीडिंग फ्रेम है। ये स्मॉल कोडिंग रीजन होता है। किसके पहले होता है? AUG स्टार्ट कोडान के पहले छोटा सा हिस्सा है। ये क्या करता है? ट्रांसलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाता है या रीटेन करता है राइबोसोम को। ये मोस्टली काम कब करता है? स्ट्रेस रेस्पॉन्स में। जब सेल को काफी स्ट्रेस हो तब ये काम आता है। कुछ इसमें इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट्स होते हैं जिसको IRES कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्ट्रक्चरल लूप स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है? IRES, इंटरनल राइबोसोम एंट्री साइट। अगर कैप नहीं है तो ये क्या कर सकता है? कैप इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन को इनिशिएट कर सकता है दूसरे इलोंगेशन फैक्टर से जुड़ के। ये भी स्ट्रेस में काम करता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। कुछ इसमें आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी होते हैं जो स्टेबल हेयरपिन्स बनाते हैं और इनहिबिट करते हैं किसको? राइबोसोम स्कैनिंग को। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना भी याद रहे तो चलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हो जाए सीक्वेंस को याद रखना, और उससे पहले कैपिंग को याद रखना। तो 5' यूटीआर का बायोलॉजिकल रोल क्या है?
ट्रांसलेशन को रेगुलेट करना। कैसे? राइबोसोम के रिक्रूटमेंट को करके और स्कैन करके कि सही जगह पे राइबोसोम का एंट्री हो। और कुछ यूआरएफ्स है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फाइन ट्यून करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए स्टेबिलिटी में भी क्या काम करता है? आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं और माइक्रो आरएनएस होते हैं जो इससे बाइंड करके इसके स्टेबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से जो 5 प्राइम यूटीआर के आइसोफॉर्म हो सकते हैं वो इसको अलग अलग तरीके से रेगुलेट करते हैं। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो थैलेसीमिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कैंसर ऐसे बीमारी हो सकते हैं। प्रमोटर हो गया, फिर 5 प्राइम यूटीआर हो गया, उसके बाद क्या आता है? कोडिंग सीक्वेंस। जैसे यूकैरियोट में था, प्रोकैरियोट में था, वैसे ही यूकैरियोट का भी कोडिंग सीक्वेंस होता है। लेकिन क्या इसमें अंतर है? इसमें एक्सॉन के साथ इंट्रॉन भी होता है। एक्सॉन इंट्रॉन दोनों साथ साथ रहते हैं। ये कहाँ से शुरू होता है? एयूजी स्टार्ट कोडान से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है? स्टॉप कोडान पे। इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। और ये क्या हो जाता है? एक फिनोमिना होता है आरएनए स्प्लाइसिंग, जो आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे एक्सॉन से इंट्रॉन को अलग किया जाता है, फिर सारे एक्सॉन को एक साथ जुड़ा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक जीनोमिक डीएनए है जिसमें एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी। एक्सॉन मतलब कोडिंग सीक्वेंस, इंट्रॉन मतलब नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जब आरएनए बनता है तब एक्सॉन भी बनता है और इंट्रॉन भी बनता है। और पहले ही बताए थे 5 प्राइम यूटीआर से क्या लगता है? 5 प्राइम कैप, जिससे मैसेंजर आरएनए को एक्सोन्यूक्लियस तोड़ ना सके। जब स्प्लाइसिंग होता है तो इन इंट्रॉन को काट के क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है और एक्सॉन आपस में जुड़ के एक कंप्लीट कोडिंग सीक्वेंस बनाते हैं। में क्या बातें याद रखती है? स्ट्रक्चरल में क्या होते हैं? एक्सॉन कहते हैं जिससे कोडान और एमिनो एसिड से फाइनली प्रोटीन बनेंगे। इंट्रांस होगा जो मैसेंजर आरएनए में रहेगा। मैच्योर मैसेंजर आरएनए से ये हट जाते हैं, किसके द्वारा? स्प्लाइसिंग द्वारा। एक स्टार्ट कोडान होगा और स्टॉप कोडान होगा। तो इसमें कौन से स्टेप होते हैं ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में, जहाँ कैपिंग, स्प्लाइसिंग और पॉलीमेरिलाइजेशन को देखेंगे कि इनका क्या रोल है। अभी सिर्फ ये नाम आप याद रखिए और ये क्या काम कर रहे थे। तो सीडीएस का क्या फंक्शनल रोल है? प्रोटीन सिंथेसिस का, इसी एरिया से प्रोटीन बनेंगे। अल्टरनेटिंग स्प्लाइसिंग से डाइवर्स प्रोटीन बनते हैं, उसको भी अलग से हम लोग स्टडी करेंगे किसी वीडियो में। और रेगुलेशन का काम करते हैं। अगर इस रीजन में म्यूटेशन हो जाए तो एमिनो एसिड बदल सकते हैं, प्री मैच्योर स्टॉप कोडान आ सकता है, या अलग तरह के प्रोटीन्स बन सकते हैं। इसको मिससेंस, नॉनसेंस या फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। कोडिंग सीक्वेंस के बाद एक और रीजन आता है, जैसे प्रोकैरियोट में था 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन या 3 प्राइम यूटीआर। इसमें काफी कुछ चीजें होती है जो प्रोकैरियोट में नहीं थी। इसको एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज होती है। पहले इसका लोकेशन क्या होता है? ये स्टॉप कोडान के बाद आता है। यहाँ स्टॉप कोडान है, इसके बाद 3 प्राइम यूटीआर स्टार्ट होता है। और कहाँ तक जाता है? एक और सीक्वेंस होता है, पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल सीक्वेंस होता है। और एंड कहाँ होता है? पॉली ए टेल में। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बात करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि 3 प्राइम यूटीआर में यहाँ पॉली एडिनाइलेशन सिग्नल है। और इसमें भी क्या होता है? एक कंसेंसस सीक्वेंस होता है, AAU, फिर AA हेक्सामर। 6 है तो इसीलिए हेक्सामर कहते हैं। कभी कभी इसमें AUU AAA भी होता है। यहाँ क्या होता है? एसेंशियल फॉर क्लीवेज एंड एडिशन ऑफ पॉलीएटेल। यहाँ से इस सीक्वेंस के बाद ये जो पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस है ये किसके लिए जरूरी है? क्लीवेज के लिए। क्लीवेज का क्या मतलब है? जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है उसको यहाँ से काट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा बन चुका है आरएनए और जरूरत नहीं है, तो इसको ये सिग्नल काटने में मदद कर सकता है। और इसमें क्या होता है? एक फैक्टर होता है CPSF, क्लीवेज एंड पॉलीमराइजेशन स्पेसिफिक फैक्टर। वो भी फैक्टर कहाँ आता है? यहीं पे आता है, इसी के मदद से आता है। इसके बाद क्या है?
GU रिच और U रिच डाउनस्ट्रीम एलिमेंट। ये आप यहाँ देख सकते हैं, GU रिच एलिमेंट है, लोकेटेड कहाँ है, आफ्टर PAS, मतलब पॉलीएडिलाइजर सिग्नल के बाद क्या आता है, GU रिच रीजन। ये भी क्या मदद करता है, इस क्लीवेज को, मैसेंजर आरएनए को काटने में मदद करता है। उसके बाद क्या आता है, AU रिच एलिमेंट। GU इसके इस तरफ है, AU इसके अलग तरफ है, एक राइट में है, दूसरा लेफ्ट में है। इसमें क्या होते हैं, AU रिच मोटिफ्स होते हैं। ये पहचाना जाता है किससे, एक प्रोटीन होता है, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो भी क्या करता है, मैसेंजर आरएनए डिग्रेडेशन और स्टेबलाइज करता है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, उसको तोड़ के खत्म करना, और स्टेबलाइज मतलब उसको सही हालत में रखना। फिर इसमें कुछ mRNA बाइंडिंग साइट्स भी होते हैं, जिनको किसी और वीडियो में बताएंगे कि ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि mRNA में अलग से हम लोगों को पढ़ना है। 3' UTR में सारे चीजें थी, उनका अलग अलग रोल है, फंक्शन है। मोस्टली वो किस फंक्शन के लिए है, मैसेंजर आरएनए के स्टेबिलिटी में। एक प्रोटीन होता है पॉली ए टेल बाइंडिंग प्रोटीन, अभी आगे देखेंगे, जो मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट करता है, किससे, एक्सो न्यूक्लियस से। अभी देखे थे AREs होता है, वो क्या करता है, मैसेंजर आरएनए का क्या करता है, डीके करता है, जब ये डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन से बाउंड होता है। कुछ इसमें रेगुलेशन का काम करते हैं, कुछ इसके लोकलाइजेशन में मदद करते हैं, कि क्या होगा, वेयर इन द सेल ए प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज। और फाइन ट्यूनिंग भी करते हैं mRNA द्वारा, वो किसी अलग लेक्चर में उस पर बात किया जाएगा कि ये कैसे। समझेंगे पॉली एडिनाइलेशन साइट के बारे में थोड़े डिटेल्स में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अभी हम लोग देखें कि ये कहाँ पाया जाता है, CDS डाउनस्ट्रीम होता है कोडिंग सीक्वेंस के लिए, यहाँ तक कोडिंग सीक्वेंस था, उसके बाद ये आ रहा है। इसमें क्या होता है, एक पॉली एडेनाइलेशन सिग्नल होता है, जिसका सीक्वेंस अभी बताया, AAU AAA होता है। इसके बगल में क्या था, क्लीवेज साइट, जिसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, CA होता है। ये 10 से 30 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम होता है, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल के 10 से 30 के बीच में ये क्लीवेज साइट CA होता है। और इसके बाद क्या होता है, GU और U रिच डाउनस्ट्रीम सीक्वेंस एलिमेंट, जो प्रोमोटर्स के प्रोटीन बाइंडिंग में हेल्प करता है। तो क्यों इस पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस के बारे में इतना बात कर रहे थे, क्योंकि ये जो पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसमें क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर CPA से बाइंड करता है, कहाँ, AAU ट्रिपल ए से। और इसके बाद बताए थे क्या होता है, GU रिच रीजन, उससे कौन बाइंड करता है, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर। इन दोनों को स्टेबल करने के लिए इसमें एडिशनल प्रोटीन CFIM और CF1M और CF2M इससे जुड़ जाते हैं। और ये सारे लोग मिलके क्या करते हैं, प्री मैसेंजर आरएनए को CA डाई न्यूक्लियोटाइड में क्लीवेज करते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए को यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद क्या होता है, एक एंजाइम होता है पॉली ए पॉलीमरेज, ये क्या करता है, इसमें 200 न्यूक्लियोटाइड किसका ऐड करता है, एडनिन का, ए करके 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें ऐड होता है। इसके लिए कोई डीएनए नहीं चाहिए कि वहां यू लिखा हो इसके जगह ए आए, ये अपने आप आके 200 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर देगा। और जैसे ये ए ऐड होगा, इस पे एक खास तरह का प्रोटीन बाइंड करता है, जिसको क्या कहते हैं, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, और इस टेल में चिपक जाता है। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो टर्मिनेशन हो गया, कि यहाँ से ये टूट के अलग हो गया, इस पे पॉली ए टेल लग गया। पहले हम लोग पढ़े थे 5' UTR में कैप लगता था, और यहाँ क्या लग रहा है, टेल लग रहा है। इन सब का क्या जरूरी है, पॉली ए टेल लगने से क्या होता है, एक्सो न्यूक्लियस इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, जब सेल में ये एंजाइम रहते हैं, ये काट सकते हैं, ये काट नहीं सकता। और फिर बता रहे हैं कि प्रोटीन कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में, और मैसेंजर आरएनए कहाँ बना है, न्यूक्लियस के अंदर। तो इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट करना होगा, तो जब तक ये टेल नहीं होता, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। तो इसके ट्रांसपोर्ट के लिए टेल का लगना बहुत जरूरी है। इससे इसका ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, किसके मदद से, 5 कैप से और पॉली ए टेल से।
इससे मैसेंजर आने ने का लाइफ भी डिसाइड होता है। जितना लंबा टेल होता है वो जितना ज़्यादा समय तक सेल में एक्टिव रहेगा, और कम टेल होगा तो वो जल्दी डिग्रेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग का यूकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर भी आज खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।